सो गाइस अब फाइनली सोल लैंड 2 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, जिसकी एक्सप्लेनेशन को लेकर मैं भी आ चुका हूँ। और इसकी स्टोरी एक नई सीरीज से शुरू होने वाली है, जिसके अंदर हमें पुराने सोल लैंड के भी काफी सारे रेफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चले बढ़ते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है हमें डुओ लुओ कॉन्टिनेंट को दिखाते हुए, जिसकी खूबसूरती को अब और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वहीं पर हम एक घर के अंदर एक लड़के को देखते हैं जो कि अपना कल्टिवेशन कर रहा था, और उसके कल्टिवेशन करने की वजह से उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि हम उसके घर में काफी तेज रोशनी को चमकते हुए देखते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक काफी पावरफुल लेजर निकलकर सीधी चली जाती है आसमान की तरफ। और ये पावर लेजर मॉर्टल रियल्म को चीरते हुए सीधी निकल जाती है सेलेस्टियल रियल्म में, जहाँ पर उड़ते हुए देखते हैं हम टैंक शैन को। और वो इस पावर को देखकर कहने लगता है कि मैं समझ चुका हूँ कि अब डुओलो कॉन्टिनेंट में एक नए सितारे का जन्म हुआ है। इसके बाद फिर वो यहाँ से सेलेस्टियल पैलेस में पहुंचकर इस बारे में कहने लगता है कि अब डुओलो कॉन्टिनेंट के ऊपर अब एक नई सिचुएशन बनने को जा रही है, जहाँ पर उसके पास में शाओवू भी होती है। और वो उससे कहने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आप किस बारे में बात कर रहे हो। टैंक शैन उससे कहता है कि क्या शाओ की सो गई। तो शाओवू कहती है कि हाँ, लेकिन आप मुझे उस सिचुएशन के बारे में बताइए, क्या डुओलो कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई आपदा आने वाली है। तो फिर टैंक शैन शाओवू को बताने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी सेलेस्टियल रियल में बिताया गया केवल एक दिन मॉर्टल रियल्म के पूरे एक साल के बराबर होता है। मैं डुओलो कॉन्टिनेंट से अभी वापस नहीं आना चाहता था, मैं वहाँ पर रुककर अपना और समय बिताना चाहता था, लेकिन मुझे इविल किंग की वजह से सेलेस्टियल रियल्म में वापस आना पड़ा ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। और अब मुझे यहाँ पर पूरे 20 साल हो चुके हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि मुझे डुओलो कॉन्टिनेंट को छोड़े कई हजार साल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेरे द्वारा बनाया गया मेरा टैंक क्लेन भी बिखर गया। शाओवू कहने लगती है कि काइंडनेस और इविल बहुत ही ज्यादा चालाक है, क्योंकि वो मॉर्टल रियल में गए, वो भी अपना नाम बदल कर। और फिर वो 4000 साल पहले हुए वाक्य के बारे में बात करने लगती है। उस वक्त डुओलो कॉन्टिनेंट टूटकर 2 हिस्सों में बिखर गया, जिससे कि वहाँ पर काफी सारी अनचाही चीजें भी हुई। टैंक शैन कहता है कि मैं वापस लौट आया था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी ना कर सका। मैं डुओलो कॉन्टिनेंट पर होने वाले बदलावों को केवल देख सकता हूँ। शाओवू बताने लगती है कि उसके भी 4000 साल बाद सन मून कॉन्टिनेंट, जो कि वेस्ट में पड़ता है, वो वापस से डुओलो कॉन्टिनेंट के साथ में आकर जुड़ गया, जिससे कि फिर वो बन बैठा सन मून एम्पायर ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिसकी वजह से फिर डुओलो कॉन्टिनेंट के सभी राज्यों के बीच में जंग छिड़ गई। टैंक क्लेन के लोगों ने अपने आप को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन सन मून एम्पायर एक बहुत ही बड़ी महाशक्ति बन चुका था। टैंक शैन बताने लगता है कि 10,000 साल पहले डुओलो कॉन्टिनेंट के ऊपर केवल 2 एम्पायर ही राज किया करते थे, जो कि है टियान डुओ एम्पायर और जिंग लुओ एम्पायर। लेकिन अब ये दुनिया पूरे 4 हिस्सों में बदल चुकी है, जिसकी वजह से अब इविलनेस बढ़ने लगी और लोगों का रहना हराम हो गया। हमारा टैंक क्लेन, जो कि सबसे टॉप पर चल रहा था, उसके फॉल डाउन की भी उसी वक्त से शुरुआत हो गई थी। लेकिन 4000 साल तक उतार चढ़ावों को झेलने के बाद टैंक क्लेन की शक्ति ना के बराबर हो गई। टैंक शैन कहता है कि अब मैं गॉड तो बन चुका हूँ, लेकिन अपने क्लेन को बचाने के लिए मैं कुछ भी ना कर सका। तो शाओवू टैंक शैन से कहने लगती है कि आप इन ख्यालों को अपने ऊपर बोझ बनाकर मत रखो। टैंक क्लेन के बर्बाद होने में आपकी कोई भी गलती नहीं है। गलती तो ये है कि दुनिया अब काफी आगे निकल चुकी है, उसमें काफी विकास हो चुका है। टैंक शैन कहता है कि मैंने टैंक क्लेन को खुद अपने हाथों से बनाया था, लेकिन अपने ही क्रिएशन को बर्बाद होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। लेकिन अब ये भी मुझे पता चला है कि डुओलो कॉन्टिनेंट के ऊपर एक नए सितारे ने जन्म लिया है, जिसकी किस्मत में हमारे टैंक क्लेन को ऊपर ले जाना लिखा है। मैंने उसके भविष्य को आगे देखने की कोशिश की, लेकिन कोई तो पावर है जो कि मुझे ऐसा करने से रोक रही है। अभी शाओवू कहने लगती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे डुओलो कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था, और वो अपने पास की एक छोटी सी बटरफ्लाई को सेलेस्टियल रियल्म से सीधा भेज देती है मॉर्टल रियल्म में। इसके बाद फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं पैलेस को, जहाँ पर हमें सबसे पहले इस क्लेन के राजा की तस्वीर को दिखाया जाता है। एक काफी बड़े स्टैचू के बगल में से हम 2 सिपाहियों को जाता हुआ देखते हैं, जो कि इस बारे में कह रहे थे कि पता नहीं क्यों हम लोगों को इतनी सुबह सुबह से पहरा देने के लिए भेज दिया गया। अभी तक तो उन लोगों की ठीक तरीके से नींद भी पूरी ना हुई थी। कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का काम खत्म करके हम लोग सबसे पहले आराम करने के लिए जाएंगे। तभी वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को अपनी आंखों के सामने एक लड़का नजर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है, और उसका नाम होता है हुआओ युवाओ। वो सिपाही उससे कहने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो, और हमारे राजा के नियमों को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी वो उसके पास में शाही खंजर को देखकर कहते हैं कि क्या तुम हमारे यंग मास्टर हो। लेकिन हुओ युवाओ कहने लगता है कि मैं दाई फैमिली से नहीं बल्कि हुओ फैमिली से हूँ, और मैं इस घटिया राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ। जिससे कि ये सिपाही भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर को ऐसा बोलने की, क्या तुम जानते भी हो कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। तो हुओ युवाओ कहने लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ वो
कितना बड़ा कमीना है। और उसके बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को देखकर वो सिपाही तो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और जब उन लोगों को होश आता है तो वो देखते हैं कि वो तो यहाँ से जा चुका है। इसके बारे में फिर वो दोनों ही कहते हैं कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम दोनों का ही सर कलम कर दिया जाएगा। वो लोग कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन सी फैमिली से था, लेकिन फिर उन दोनों को ही ये बात समझ में आ जाती है कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद फिर हमें जंगल के बीच से जाते हुए घुड़सवारों की एक सेना को दिखाया जाता है, जिसके बीचों बीच किंग डाई होते हैं और वो अपने महल की तरफ जा रहे थे। वहीं पर हम एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ देखते हैं हुओ युवाओं को। लेकिन तभी किंग डाई को ये बात ट्रिगर होती है कि उसका बेटा उसके किंगडम को छोड़कर जाने वाला है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, क्योंकि हुओ युवा ये सब कुछ पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा होता है। और ये पूरी ही सेना तेजी के साथ में आगे बढ़ते हुए महल की तरफ निकल जाती है। अभी हुओ युवा उस बारे में याद करने लगता है कि किस तरीके से उसकी माँ को उसके महल से निकाल दिया गया था, केवल इस बात के लिए क्योंकि हुओ युवा और उसकी माँ को महल में रहने के लायक नहीं माना जाता। इसलिए उन लोगों को कोर्ट यार्ड में रहने को कहा जाता है, क्योंकि उसकी औकात वहीं के बराबर बताई जाती है। और उसकी माँ के साथ साथ वो युवाओं को भी महल से निकाल दिया गया था। और यही वो वक्त है जब से युवाओं अपने फादर से नफरत करने लगता है। इसके बाद फिर युवाओं अपनी माँ के साथ में कोर्ट यार्ड में रहने लगा था, लेकिन यहाँ पर उनकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि अचानक से एक दिन युवाओं की माँ की मौत हो जाती है। और मरते वक्त युवाओं की माँ ने उसको वो खंजर दिया था। वो कहने लगती है कि ये व्हाइट टाइगर डैगर है, जिसे तुम हमेशा ही अपने पास में रखोगे, जो कि इसकी पहचान बनाएगा कि वो एक प्रिंस है। लेकिन उसकी माँ की मौत हो जाने की वजह से युहाओ पूरी तरीके से टूट चुका था। वो हमें बताता है कि उसका सोल लेवल 10th लेवल पर पहुंच चुका है। वो कहता है कि माँ केवल मैं आपके लिए एक सोल मास्टर बन के दिखाऊंगा, एक ऐसा सोल मास्टर जो कि इस इतिहास में कभी पैदा ना हुआ हो, फिर चाहे उसको इसमें 10 साल 20 साल या फिर पूरे 50 साल ही क्यों न लग जाए, लेकिन वो अपनी इस पूरी जिंदगी को एक सोल मास्टर बनाने में लगा देगा। जिसके बाद फिर युवाओं का यहाँ से एक नया सफर शुरू हो जाता है। वो सफर करते करते कई सारे माउंटेन्स को पार कर जाता है। कई सारी रातें उसने पेड़ों के नीचे बिता दी। वो कहने लगता है कि मुझे चलते हुए पूरे 6 दिन हो चुके हैं, शायद अब मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला हूं। वो कहता है कि ये जिंगडो का फॉरेस्ट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और वो पहुंचना चाहता है डूल वो कॉन्टिनेंट के सोल बीस्ट वाले एरिया में, जहां पर पहुंचकर वो सोल बीस्ट का शिकार कर सके, इससे कि बीस्ट को मारने के बाद उनसे उसके प्राप्त होगी सोल रिंग्स, यानी कि उसका दिमाग भी टैंग शन के जैसा ही काम करता है। वो कहने लगता है कि जब मैं काफी सारे सोल रिंग्स को एब्जॉर्ब कर जाऊंगा तो फाइनली मैं बन जाऊंगा एक सोल मास्टर। उसे सबसे पहले एक सोल रिंग को गैदर करना होगा ताकि वो सोल वॉरियर के पड़ाव को पार करते हुए बन जाए एक सोल मास्टर। वो अपनी बोतल से जैसे ही पानी पीने लगता है, लेकिन उसकी बोतल से पानी खत्म हो चुका था, इसीलिए फिर वो एक छोटे से तालाब के पास में जाकर वहीं से पेट भर के पानी पीता है, जिसके अंदर तभी उसको दिखाई देती है काफी सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ। और वो जैसे ही अपने उस खंजर को निकालता है, वो याद करता है कि उसकी माँ ने कहा था कि तुम किंग डाई के बेटे हो, लेकिन युहाओ इस बात को नहीं मानता। कहने लगता है कि मैं अपने नाम के साथ में उस इंसान का नाम कभी भी नहीं जोड़ूंगा। और वो एक मछली पकड़ने का औजार बनाकर अपनी सुपर फास्ट स्पीड की स्किल को यूज करता है, जिससे कि वो कुछ मछलियों को पकड़कर भूनता है और उन्हें जैसे ही खाने वाला था तो फिर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि कहती है कि इसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन युहाओ उसके अचानक आ जाने से काफी ज्यादा डर जाता है। अभी वो लड़की युहाओ से कहने लगती है कि सुनो, क्या तुम ये मछलियाँ बेचना चाहते हो, क्योंकि मुझे ये देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। युहाओ कहता है कि तुम चाहो तो इसको ऐसे ही ले सकती हो, और उसके तो इतना कहते ही वो तुरंत ही उस मछली को उसके हाथ से छीन कर खाने लगती है। लेकिन फिर तभी इस तरफ आते हुए हम एक बंदे को देखते हैं, जो कि इस लड़की से कहता है कि मिस या तुम ये क्या कर रही हो। उस बेचारे लड़के ने तो अभी उस मछली को चखा भी नहीं था, लेकिन तुम तो उसको खाने भी लगी। लेकिन युहाओ अपनी काइंडनेस को दिखाते हुए उस बंदे से कहता है कि तुम भी ये खा सकते हो। तो फिर वो युहाओ से कहता है कि लेकिन तुम्हारे पास में तो कुछ भी नहीं बचा, उन लोगों के पास में जिंदा मछलियाँ होती हैं। तो युहाओ कहता है कि चिंता मत करो, मैं इनको पका दूंगा। जिसके बाद फिर वो लड़का युहाओ से कहता है कि मेरा नाम है बेबे और इसका नाम है टैंगिया, यानी कि ये दोनों ही लोग टैंग सेक्ट से बिलोंग करते थे। वो उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो युहाओ बताता है कि मेरा नाम है हुओ युवाओ। टैंगिया को ये ग्रिल्ड फिश बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, इतना कि वो तो बहुत ही जोरों के साथ में झूमने लगती है। और फिर युहाओ उन लोगों से कहता है कि आप लोगों से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना होगा। बेबी कहता है कि आखिर तुम जाना कहाँ पर चाहते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही घना जंगल है। जिंगडो फॉरेस्ट में तो सोल बीस्ट भी पाए जाते हैं। लेकिन युहाओ कहता है कि आप चिंता मत करो, और वो यहाँ से जाने लगता है। टैंगिया कहती है कि क्या ये सच में जिंगडो फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। बेबी कहता है कि मैं इसकी सोल पावर को फील कर सकता हूँ, यकीनन ये यहाँ से एक सोल रिंग को हंट करने के लिए जा रहा है। टैंगिया कहते हैं कि इसकी सोल पावर कमजोर है, तो आखिर ये क्यों अपनी जान को जोखिम में डालने को जा रहा है। फिर
हम उस गेट को देखते हैं जहाँ से जिंगडोउ गेट प्रारंभ होता था। वही जंगल है जहाँ से टैंग शन ने अपनी पहली रिंग को प्राप्त किया था। युहाओ सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान को खतरे में डालने के लिए ही जा रहा है। उसे पता है कि अगर उसके सामने कोई बड़ा बीस्ट आ गया तो वो उससे लड़ भी नहीं पाएगा। युहाओ उस जंगल में जाते ही यहाँ की खूबसूरती देखता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सभी के सभी स्पिरिचुअल पावर को रखते थे। जंगल के हर एक कण कण में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई है। युहाओ यहाँ पर आकर सबसे पहले इस जगह की खूबसूरती को देखने लगता है, क्योंकि वो इस बात से अचंभित था कि ये इतनी खूबसूरत जगह खतरनाक कैसे हो सकती है। जब वो जंगल के काफी अंदर तक चला जाता है तब उसको एहसास होने लगा था कि शायद कोई तो है जो कि उसको देख रहा है। युहाओ को एहसास होता है कि शायद कोई उस पर हमला करेगा। पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी अचानक से ही उसके पीठ पीछे से हमला कर दिया जाता है एक सोल बीस्ट के द्वारा। युहाओ उसको सरप्राइजिंगली देख रहा था कि क्या इसी को सोल बीस्ट कहते हैं, जिसके मूव्स बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा थी। युहाओ तो केवल उसके हमलों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि शायद उसने यहाँ पर आकर गलती कर दी। कि तभी ये सोल बीस्ट अपने एक अटैक को गैदर करके युहाओ के ऊपर कर देता है, लेकिन युहाओ उसको रोकने के लिए अपने व्हाइट टाइगर डैगर को निकालता है। कि हमें यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका दिखाया जाता है, क्योंकि युहाओ उस अटैक को नहीं संभाल पाया था। वो जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है वो डेमनिक बीस्ट उसको पकड़ लेता है। युहाओ चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन ये सोल बीस्ट तो उसके ऊपर अटैक पर अटैक कर रहा था। तो युहाओ गुस्से में आकर अपने उस खंजर को उसके हाथ में घुसा देता है, जिससे कि अब ये सोल बीस्ट चिल्लाते हुए कूदने को जा रहा था युहाओ के ऊपर। लेकिन अचानक से ही युहाओ की सोल पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि वो केवल 1 सेकंड के अंदर ही सोल बीस्ट को चीर कर रख देता है और उसकी मौत हो जाती है। यानी कि फाइनली युहाओ ने बड़ी मुशक्कत के बाद अपना शिकार कर लिया था। इस लड़ाई की वजह से युहाओ भी काफी इंजर्ड हो चुका था, जिससे कि वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है ताकि वो खुद को थोड़ा सा रिकवर कर सके। इस बीस्ट के मर जाने की वजह से अब उसकी बॉडी में से उसकी सोल रिंग बाहर आने लगती है। युहाओ कहता है कि ये सोल रिंग तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अभी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको एब्जॉर्ब भी कर पाऊं। और इस बीस्ट की सोल रिंग की पावर बहुत ही ज्यादा लेवल पर होती है, जो कि चारों तरफ ही फैलते जा रही थी। इसी के अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सर्दी वाला माहौल हो जाता है। युहाओं को समझ नहीं आ रहा था कि ये आकर यहाँ पर हो क्या रहा है। उसको लगने लगता है कि शायद कोई एक बहुत ही बड़ा स्नेक अब उसको मारने के लिए आ रहा है, लेकिन असल में तो वो एक होता है कीड़ा। इसके फिर तुरंत ही बाद युहाओ भी बेहोश हो चुका था। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों को सोल लैंड 2 का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।